हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 साइंस साउंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। पेज नंबर 129 पे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, और वो किसी मीडियम में, ये वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। वो जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट नेसेसिटेट्स द साउंड सराउंडिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। मतलब जो मेन जो पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है उसके क्या करता है, वो आसपास के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करवाता है। ठीक है, द पार्टिकल्स दैट आर एडजेसेंट टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू वाइब्रेट। मतलब जो एडजेसेंट है उस पार्टिकल्स के, उनको फोर्स किया जाता है कि वो वाइब्रेट करें। इसलिए साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल टिल इट रीचेज योर ईयर। मान लो ये वो पार्टिकल है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे हमारा ईयर है। ठीक है, यहाँ पे इसके आसपास जितने पार्टिकल्स है वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, इसके आसपास जितने पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे, धीरे धीरे करके यहाँ तक वो वाइब्रेशन चलती ही रहेगी। ठीक है, जब तक ये पहुँच नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्कूल बेल। स्कूल बेल जो होती है स्कूल के अंदर, वो आवाज़ कैसे प्रोड्यूस करती है हमें वो बताना है। देखो When the school bell is hit with a hammer, जब हम किसी स्कूल बेल को हथौड़े की हेल्प से हिट करते हैं, इट मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले फॉरवर्ड जाता है फिर वो बैकवर्ड जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हमारे कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं, रेयर वाइब्रेशंस की वजह से। और इसी तरीके से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है स्कूल बेल में। ठीक है, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं। देखो, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट टू इंटरेक्ट विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम। मतलब साउंड वेव्स को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रोपेगेट कर सके, मतलब ताकि वो ट्रैवल कर सके। और वो प्रोपेगेट क्यों करने हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मीडियम है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, वो भी वाइब्रेट हो सके, वो आगे पहुंचा सके आवाज़ को। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा। इसलिए साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनको कोई मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने का। प्रोपेगेट क्यों, ताकि वो उनके अंदर के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन मून, विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय फ्रेंड। मान लो आप और आपको फ्रेंड मून पे है, ठीक है, कि आपको फ्रेंड कुछ बोलेंगे तो आपको क्या आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, नो, साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एटमोसफेयर इन द मून एंड सिंस साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। मतलब हम मून पे हैं, मून पे कोई एटमोसफेयर नहीं होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि इन पेजेस के प्रिंट आउट में देयर आर सम एरर। यहाँ पे साइड के कुछ वर्ड्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एटमोसफेयर ऑन द मून। मून के ऊपर एटमोसफेयर की जो एब्सेंस होती है, जो एटमोसफेयर नहीं होता है, एटमोसफेयर नहीं मतलब क्या है, वहाँ पे वैक्यूम है, हवा नहीं होती, मतलब वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, और वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। आई विल नॉट बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय माई फ्रेंड। इसलिए मेरे फ्रेंड की कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो मैं नहीं सुन पाऊँगा, ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो है पेज नंबर 132 पर। देखो, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच। मतलब वेव की जो कौन सी प्रॉपर्टी है लाउडनेस को डिटरमाइन करती है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है पिच को डिटरमाइन करती है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लाउडनेस के लिए है आंसर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को इसको डिटरमाइन करता है, लाउडनेस को। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि लाउडनेस को हम और क्या बोल सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ अ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है और उसकी एम्पलीट्यूड डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा होगी, ठीक है, लाउड होगी। दूसरा है पिच। पिच के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी। पिच और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर पिच ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गेस विच साउंड हैज़ अ हायर पिच, गिटार एंड अ कार हॉर्न। कौन से साउंड जो है इनमें से किसकी पिच ज़्यादा होगी, गिटार की या फिर कार के हॉर्न की।
द पिच ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ में हमने भी पढ़ा ना, पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए गिटार हैज़ अ हायर पिच व्हेन कंपेयर टू कार हॉर्न। इसलिए गिटार का पिच ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार के हॉर्न के। ठीक है, गिटार की पिच ज़्यादा, गिटार की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद इसी पेज पे हमारे 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव के हमें क्या क्या बताने हैं, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। देखो, wavelength can be defined as the distance between two consecutive rarefaction or two consecutive compression. ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। हमने आपको बताया था ना, जैसे ही कोई आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे क्या बनते हैं, कॉम्प्रेशंस बनते हैं, फिर रेयरफैक्शंस बनते हैं, फिर कॉम्प्रेशन बनेंगे, फिर रेयरफैक्शन बनेंगे, फिर कॉम्प्रेशन बनेंगे, फिर रेयरफैक्शन बनेंगे। दो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, दो कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और इसको हम कैसे, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने ओसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम के इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, एक सेकंड में कितने ओसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ओसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ओसिलेशंस होते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि देखो, हम ग्राफ में साउंड को कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं ना, इस तरीके से। तो देखो, जितना हाईएस्ट तक ये क्रस्ट जाता है या फिर जितना हाईएस्ट तक ये ट्रफ जाता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। बताया था मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हाइट कोई क्रस्ट या ट्रफ पहुंचा पाता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द क्रस्ट और बाय द ट्रफ और क्रस्ट ना साउंड वेव। किसी भी साउंड वेव में मैक्सिमम हाइट किसी भी क्रस्ट या ट्रफ की उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरे साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होने के लिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ मेक्स वन वेव। ठीक है, इसके अंदर कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द रेट एज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ साउंड वेव। एक कंप्लीट साउंड वेव होने के लिए कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, चारों चीज़ हो गई। नेक्स्ट है हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। मतलब किसी भी साउंड वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उसकी स्पीड से रिलेटेड कैसे, हमें इधर सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। हमने पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, v इज व्हाट, स्पीड, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, बस ये लिखना है आपको। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। हमें वेवलेंथ निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 220 हर्ट्ज, स्पीड कितनी है 440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू है 220 हर्ट्ज एंड स्पीड मतलब v है 440 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालनी है वेवलेंथ मतलब लैम्डा। तो देखो ये फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। v कितना है 440, ठीक है, न्यू कितना है 220 और लैम्डा में निकालना है। इसको इस साइड लेके आएंगे तो आ जाएगा नीचे 220, इतना आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर क्या आ गया, लैम्डा 2 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ साउंड। कोई पर्सन है, उसको इतने की आवाज़ सुनाई दे रही है 500 हर्ट्ज की। ठीक है, और कितने दूर से, जहाँ से आवाज़ आ रही है उधर से 450 मीटर डिस्टेंस से। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कॉम्प्रेशन फ्रॉम द सोर्स। वहाँ से जो आवाज़ आ रही है उधर से जो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहे हैं उसमें टाइम इंटरवल पूछा है इसने। ठीक है, देखो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस फ्रॉम द साउंड इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। ठीक है, दो सक्सेसिव कॉम्प्रेशन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता था, एक वेव कंप्लीट होने के लिए, एक वेव मतलब कि एक कॉम्प्रेशन एक रेयरफैक्शन। ठीक है, एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड हमें पता है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। v इज इक्वल टू 1/t हमने पढ़ा है ना। अब हम क्या निकाल सकते हैं इधर से, टाइम पीरियड निकालते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो फ्रीक्वेंसी इधर कितनी दी हुई है 500, तो टाइम पीरियड निकालना है तो 1/500 0.002 सेकेंड। ठीक,
ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे 133 पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। हमें लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच का डिफरेंस बताना है। लाउडनेस क्या होता है एंड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया एवरी सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव। मतलब कोई भी एरिया है, ठीक है, इधर से 1 सेकेंड के अंदर कितनी साउंड पास हो रही है, मतलब ये मान लो एरिया है, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर इधर से कितनी साउंड पास हो रही है वो होती है इंटेंसिटी। लाउडनेस इज डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, और लाउडनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये था इन दोनों का मेन डिफरेंस। इसके बाद हमारे इसी पेज पे और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द 3 मीडिया एयर वाटर एंड आयरन द साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है, तो हमें बताना है कि तीनों के अंदर से साउंड सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करेगी, ठीक है। जब हमने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि साउंड की जो स्पीड होती है मैक्सिमम सॉलिड में होती है, ठीक है, एंड देन लिक्विड में होती है, एंड मिनिमम होती है गैस में, ठीक है। तीनों के अंदर देख लो, एयर वाटर आयरन, आयरन सॉलिड है तो आयरन के अंदर सबसे फास्ट ट्रैवल होगी, एयर के अंदर सबसे स्लो होगी। देखो साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड व्हेन कंपेयर टू एनी अदर मीडियम, therefore at a particular temperature sound travel fastest in iron and slowest in gas, ठीक है, फास्टेस्ट आयरन में, स्लोएस्ट गैस में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है एक क्वेश्चन, एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड। कोई एको प्रोड्यूस होता है 3 सेकेंड में हमें सुनाई देता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द शोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। देखो 3 सेकेंड के अंदर सुन रहा है, मतलब टाइम कितना है हमारे पास 3 सेकेंड, स्पीड भी दी हुई है इधर वी 342 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मीन्स वी इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना है 342, डिस्टेंस बाय टाइम कितना है 3। तो देखो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 1026 मीटर। 342 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया डिस्टेंस। कोई शोर से यहाँ से टकरा के वापस आया, इसका टोटल डिस्टेंस आया। हमें ये सिर्फ निकालना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से शोर्स का, मतलब इसका हाफ, इसका ये तो आ गया टोटल, ठीक है, हम इसका करेंगे हाफ, तो आ जाएगा 513 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उनकी सीलिंग्स कर्व क्यों बनाई जाती है। द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर कर्व्ड टू स्प्रेड साउंड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल्स। मतलब जब वॉल्स से जब साउंड रिफ्लेक्ट हो तो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए, इसलिए सीलिंग्स को कर्व बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब जैसे ये बना दिया ताकि हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। एवरेज जो ह्यूमन होते हैं उनके ईयर की ऑडिबल रेंज कितनी होती है, कितना से सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। कोई भी साउंड अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होगी या फिर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी तो वो नॉट ऑडिबल होती है ह्यूमन ईयर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बताने। इंफ्रा क्या होते हैं हमें पता है, जो साउंड हम सुन नहीं सकते बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड जो साउंड हम बिल्कुल मतलब ऊपर की आवाज़ है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो इसको हम इंफ्रा की 20 हर्ट्ज, अल्ट्रा की 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। सो ये हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड। साउंड क्या होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है। देखो साउंड इज़ प्रोड्यूस डू टू वाइब्रेशन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की हेल्प से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, इट फोर्सेस द एडजेसेंट पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट हो रही है, पार्टिकल जब वाइब्रेट हो रहा है तो उसके आसपास के पार्टिकल्स को फोर्स करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, इस मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है, वेव्स बनती है, ठीक है, और वो हमारे कानों तक पहुंचती है। इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर द सोर्स ऑफ साउंड। हमें डायग्राम से बताना है एयर के अंदर कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है।
इसका एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि मैंने स्कूल बेल इज़ हिट विद अ हैमर, स्कूल बेल को जब हैमर से हिट करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड में मूव करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, कॉम्प्रेशन और रेफेक्शन बनते हैं वाइब्रेशन की वजह से। जब व्हेन इट मूव फॉरवर्ड इट क्रिएट हाई प्रेशर इन द सराउंडिंग एरिया। जब वो फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, तो एक हाई प्रेशर का एरिया बनता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस हाई प्रेशर एरिया को बोलते हैं कॉम्प्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। जब बैकवर्ड मूव करता है तो एक लो प्रेशर का एरिया बनता है और इस रीजन को बोलते हैं रेयरफेक्शन। ये जो रीजन है ये हमारा है रेयरफेक्शन, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बना देंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। थर्ड क्वेश्चन, ये न्यू एनसीईआरटी है, इसके कुछ क्वेश्चंस इसमें एक्स्ट्रा है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये नहीं है इसमें, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे देखो साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम that travel parallel to the direction of wave or along in the direction of the wave is called longitudinal wave. longitudinal wave की डेफिनेशन बताई गई है। ये वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं, दैट ट्रैवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, और जो कैसे ट्रैवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल्स है वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, और अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव वही है, ठीक है। इस कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब ऐसे मीडियम जिसके अंदर वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, देयरफॉर अ साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है, ये सब बहुत एग्जेजरेटेड क्या है, सिंपल सी बात है। जो पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में चलते हैं, पैरेलल चलते हैं वेव की डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में, इसलिए उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। मतलब ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसकी वजह से आपको पता चलता है किसी अंधेरे रूम में भी कि हाँ आपके फ्रेंड की आवाज़ है, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखो क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उस पर्सन की वॉइस है, ठीक है। हमें पर्टिकुलर पर्सन की आवाज़ पहचान लेते हैं, वो होते हैं क्वालिटी। टू पीपल में हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस बट द क्वालिटीज विल बी डिफरेंट। दो इंसान है, ठीक है, उनकी पिच और लाउडनेस सेम हो सकती है लेकिन उनकी क्वालिटीज़ हमेशा अलग रहेंगी, जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं कि ये हमारे फ्रेंड है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds faster after the flash is seen. Why? जब भी बिजली चमकती है, फ्लैश मतलब बिजली चमकना एंड थंडर मतलब जो आवाज़ आती है, दोनों एक साथ होती है, लेकिन हमें पहले बिजली दिखती है, थंडर बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों? इसकी सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि जो बिजली जो चमकती है लाइट की स्पीड से आती है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और जो बिजली जो गरजती है वो साउंड की स्पीड से आएगी, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में, 344 मीटर पर सेकेंड। तो ये उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम तक पहले पहुंचती है। देखो स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज लेस व्हेन कंपेयर टू स्पीड ऑफ, इधर साउंड आएगा, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ लाइट। साउंड की स्पीड बहुत कम है लाइट से अगर हम कंपेयर करें। इसी रीजन से थंडर टेक्स मोर टाइम टू रीच द अर्थ एज कम्पेयर टू लाइट स्पीड। इसकी वजह से थंडर को टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। विच इज़ फास्टर, हेंस लाइटनिंग इज सीन बिफोर वेन एवर वी हेयर थंडर। इसलिए लाइटनिंग हमें पहले दिख जाती है थंडर से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज from 20 Hz to 20 kHz, ठीक है। What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? मतलब ऐसी टिपिकल वेवलेंथ्स बतानी है हमें साउंड वेव्स की एयर के अंदर, जिनके अंदर यही दो फ्रीक्वेंसी होती है। हमें इसमें स्पीड की साउंड को कितना लेना है, 344। देखो
साउंड वेव्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है, v कितना होता है न्यू लैम्डा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, एयर के अंदर कितना है 344 मीटर पर सेकेंड बताया हमें, और v अगर हमें इन दोनों के लिए बतानी है, ठीक है, वेव लेंथ बतानी है 20 हर्ट्ज़ के लिए और 20,000 हर्ट्ज़ के लिए। तो देखो v कितना है हमारे पास, हमें पता ही है, हमें लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको लैम्डा 1 ले लो क्योंकि भाई 2 निकालने हैं 2 केस के लिए, v अपॉन न्यू 1, न्यू है ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। v कितना है हम लोगों के पास 344 एंड ये कितनी है हमारे पास 20, तो आ जाएगी 17.2 मीटर वेव लेंथ। अब निकालेंगे 20,000 हर्ट्ज़ के लिए, लैम्डा 2 v अपॉन न्यू 2, v तो दोनों के लिए सेम ही है, 344 अपॉन 20,000 कितना आ जाएगा 0.0172 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें एयर के अंदर हम कितने से कितने वेवलेंथ तक आवाज़ हम सुन सकते हैं, 17.2 मीटर से लेके 0.0172 मीटर की वेवलेंथ साउंड हम सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चिल्ड्रन आर एट ऑपोजिट एंड ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड, ठीक है। कोई भी एल्यूमिनियम रोड है, देखो कोई भी एल्यूमिनियम रोड है, उसके दोनों तरफ 2 बच्चे हैं। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद स्टोन, कोई एक बच्चा है वो एक साइड के जो रॉड है उसको पत्थर से स्ट्राइक करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन द एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। हमें बताना है कि एयर के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर हमें बताना है टाइम कितना लगता है आवाज़ को ट्रैवल करने में। देखो हमें सिंपली टाइम पीरियड निकालना है। मान लेते हैं हम जो वो रॉड है उसका लेंथ कितनी है d मान ली, ठीक है। साउंड वेव्स नॉर्मल टेम्परेचर पे करती है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। इधर हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम कितनी होती है, एल्यूमिनियम के अंदर स्पीड वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टाइम अगर निकालना है एल्यूमिनियम का तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस d अपॉन ये कितना है 6420, ठीक है। d डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही है, रॉड की लेंथ इतनी है अपॉन 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम के अंदर टाइम पीरियड। अब हम निकालेंगे एयर का, t अगर हमें एयर का निकालना है तो d अपॉन एयर के अंदर साउंड को कितना टाइम लगता है हमें पता है 346 या फिर 344, आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों आसपास ये, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारे पास एयर का, ये आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम का। हमें रेशियो निकालना है एयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है, एयर से एल्यूमिनियम का निकालना है। तो t एयर अपॉन t एल्यूमिनियम, एयर का कितना है d अपॉन 346 अपॉन d अपॉन 6420। जब इसको आप काटोगे d को तो 6420 ऊपर हो जाएगा अपॉन 346 हो जाएगा 18:55, ठीक है। ये आप रेशो लिख सकते हो काट के और ये आंसर आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज़ 100 हर्ट्ज़, ठीक है। कोई भी कहीं से भी आवाज़ पैदा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज़। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, 1 मिनट में वो कितनी बार वाइब्रेट होती है, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितनी बार वो ऑसिलेट करती है अपॉन टाइम, जितना टोटल टाइम है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, ये होती है न्यू, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें निकालना है x मान लो, टाइम कितने टाइम के लिए निकालना है 60 सेकेंड्स के लिए। वाइब्रेट मिनट को तो नहीं ले सकते हम, ऐसा यूनिट लेंगे 60 सेकेंड्स लेंगे, ठीक है। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा एक 6000। तो 1 मिनट में वो कितनी ऑसिलेशन बनाती है 6000 ऑसिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। क्या जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या साउंड भी वो लॉज को फॉलो करती है, हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। देखो येस साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट, साउंड जो है लाइट के सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। और कौन से लॉज है वो, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव मेक एन इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and the reflected sound wave normal to the points of incidence and incident sound wave lie in same plane। ये 2 इसके लॉज हैं। जैसे मान लो ये नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया।
ये दोनों एंगल रहेंगे सेम, ये फर्स्ट लॉ, ठीक है। एंड ये तीनों रहेंगे सेम प्लेन में, सेकंड लॉ, ये बताया गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट से जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है एंड एको इज प्रोड्यूस्ड, एक एको प्रोड्यूस होता है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग surface and the sound of sound and the source of sound production remains the same। हम मान लेते हैं कि जहाँ से वो साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है दोनों सेम है, मतलब उसी चीज़ से वो साउंड रिफ्लेक्ट भी हो रही है। क्या लगता है आपको, डू यू हेयर एको साउंड इन अ हॉटर डे, क्या गर्म वाले दिन में आपको एको सुनाई देगा, ठीक है, हमें बताना है। देखो इसका आंसर, एन एको इज हर्ड when the time interval between reflected sound and original sound is at least 0.1 सेकेंड, ये इधर 0.1 सेकेंड। एको हमें तब सुनाई देता है जब रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट इतना हो, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। ऑन अ हॉटर डे द टाइम इंटरवल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड ओरिजिनल साउंड विल डिक्रीज, इसलिए जो टाइम इंटरवल है जो रिफ्लेक्टेड और ओरिजिनल साउंड का वो डिक्रीज हो जाएगा। और एको एन एको इज ऑडिबल ओनली इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड ओरिजिनल साउंड इज ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। और सिर्फ हमें एको तभी सुनाई देगा जब रिफ्लेक्टेड और ओरिजिनल साउंड के बीच का टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताने, डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ यूज टू मेजर द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। जो पानी के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हमें स्पीड और डिस्टेंस निकालने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज़ करते हैं, इसको सोनार भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, वर्किंग ऑफ अ स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर जो लगा के रखते हैं उसमें भी ये साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन का हेल्प होती है। साउंड ऑफ ए पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। डॉक्टर के ईयर तक ये जो साउंड पहुंचती है बहुत सारे रिफ्लेक्शंस के बाद पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ टावर। मतलब कोई स्टोन है किसी भी टॉप से फेंका गया टावर के, जिसकी हाइट कितनी थी 500 मीटर, पॉन्ड के अंदर फेंका, ठीक है। व्हेन ए स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, मतलब वो जो पानी के अंदर जब गिरता है तो स्प्लैश आवाज़ आती है, ठीक है। वो आवाज़ कब सुनाई देगी, टाइम पीरियड पूछा कितने टाइम बाद सुनाई देगी, जी और वी दिया हुआ है। तो देखो हाइट कितनी है इधर 500 मीटर, स्पीड ऑफ साउंड भी कितनी है वी 340 मीटर पर सेकेंड, जी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और देखो ऊपर से फेंका है मतलब यू कितना है 0, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। देखो एस कितना है टोटल 500 जो डिस्टेंस है, ठीक है, यू 0 है तो पूरी टर्म 0, तो देखो हाफ जी कितना है 10 टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल कर दो 5, यह आ जाएगा 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द टॉप ऑफ द टावर बेस, मतलब अब हमें ये बताना है कि टॉप से जो नीचे आया उसमें कितना टाइम लगा। ये तो हमने आवाज़ आई उतना टाइम निकाला, अब हमें वो भी टाइम निकालना पड़ेगा कितने में वो ऊपर से नीचे आया, और वो कैसे निकालेंगे, टाइम इज़ व्हाट, जो हमारी डिस्टेंस है अपॉन जो हमारी स्पीड है। डिस्टेंस कितना है 500 एंड स्पीड कितनी है 340, तो आ जाएगा 1.47। अब ये जो 10 सेकेंड आया था इसमें हम ये ऐड करेंगे, 10 + 1.47 11.47 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। कोई साउंड वेव है वो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, अगर उसकी वेवलेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है और हमें बताना है कि वो ऑडिबल होगी। तो देखो वी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, न्यू पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, वी इज़ व्हाट लैम्डा न्यू, ठीक है। वी तो इधर है कितना 339, इसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे वेवलेंथ को, ठीक है।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22600 हर्ट्ज़, और हमें कितने से ऊपर नहीं सुनाई देता, 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर नहीं सुनता, ठीक है। और ये तो इससे ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हमें साउंड सुनाई नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। रिवर्बरेशन क्या होता है, इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखो, द कॉन्टिन्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन अ बिग इनक्लोज स्पेस आर रिवर्बरेशन। एक बहुत बड़ा सा स्पेस क्लोज है, इनक्लोज है, उसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। इट कैन बी रिड्यूस बाय कवरिंग वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ इनक्लोज स्पेसेस विद द हेल्प ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स सच एज लूज वूलन्स एंड फाइबर बोर्ड्स। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इन वॉल्स को थोड़े से ऐसे मटेरियल से बना जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, जैसे कि लूज वूलन्स, फाइबर बोर्ड्स, इस तरीके से बना के हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड अपॉन। मतलब साउंड की लाउडनेस क्या होती है और किस किस पे डिपेंड करती है। लाउड जो साउंड होती है उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, और किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इट्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड, ठीक है। किस और कैसे डिपेंड करती है, स्क्वायर पे डिपेंड करती है, लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनली एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, but I will tell you also this, explain how bats are ultrasound to catch prey। बैट्स अल्ट्रासाउंड को कैसे यूज़ करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। बैट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स। बैट्स जो होते हैं अपने, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अल्ट्रासाउंड साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई पिच के आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्विक्स होती है, जो किरणें होती है आवाज़ की, ये रिफ्लेक्ट कर दी जाती है ऑब्जेक्ट से, प्रे से, ठीक है, और उनके कानों तक वापस पहुँचती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि बैट को कि उसका शिकार उससे कितना दूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। अल्ट्रासाउंड को क्लीनिंग पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। देखो, ऑब्जेक्ट्स दैट टू बी क्लीनाइज्ड आर पुट इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको साफ करना है उसको क्लीनिंग सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर पास थ्रू द क्लीनिंग सोल्यूशन। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स को इनके अंदर पास किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स हेल्प इन डिटैचिंग द डर्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हाई फ्रीक्वेंसी के जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट से डर्ट को डिटैच करते, हटा देते हैं। इन दिस वे द अल्ट्रासाउंड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज़। इसी की वजह से हम अल्ट्रासाउंड को क्लीनिंग पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इधर, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग साउंड अल्ट्रासाउंड। हम मेटल ब्लॉक के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं हम कैसे पता कर सकते हैं। देखो, ये चैप्टर पढ़ा हमने तब भी, आई टेल यू ऑलरेडी, ठीक है। देखो दोबारा, डिफेक्टिव मेटल ब्लॉक्स विल नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू देम। मतलब इस तरीके से मिल लिया, देखो ये नॉर्मल बेटा ब्लॉक है, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड को पास किया, सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर ये डिफेक्ट है, कोई क्रैक है, तो पास ही नहीं होने देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, फिर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इधर अल्ट्रासाउंड वेव नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफेक्ट है, ठीक है। अब देखो, ये डिफेक्टिव मेटल ब्लॉक्स विल नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू देम एंड रिफ्लेक्ट इट बैक। वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स। Make a setup is shown in figure with ultrasound being passed through one end and detector placed on other end of a metal block, ठीक है। इधर डिटेक्टर रख दो। Since the defective part of the metal block does not allow ultrasound to pass through it, पास नहीं होने देंगे डिफेक्ट, ठीक है। It will not be detected by the detector. In this way defects in metal block can be detected with the help of ultrasound। इसकी वजह से हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डिफेक्ट्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के, ठीक है। वो वी विल डू दोज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ईयर का डायग्राम है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। देखो, various sound produced by particle and surrounding are collected by pinna. They transfer these sound to the eardrum through the ear canal. मतलब जो आवाज़ हमारे आसपास में प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले कौन कैप्चर करता है, ये वाला पार्ट कैप्चर करता है, पिना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये आवाज़ कहाँ से जाती है, ट्रांसफ़र होती है ईयर ड्रम तक, ठीक है। ईयर ड्रम यहाँ तक ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। इसके बाद ये आवाज़ जाती है हमारे ईयर कैनाल तक, ठीक है।
और सॉरी किसके थ्रू होकर जाती है ये आवाज़, ईयर कैनाल, इस रास्ते को बोलते हैं ईयर कैनाल, ठीक है। ईयर ड्रम बिगिंस टू वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ ब्रिस्कली एज सून एज द साउंड वेव्स फॉल इनटू इट। मतलब अब क्या होता है, ये जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेट करने लग जाता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जब तक ये जो आवाज़ है इसके अंदर आ नहीं जाती, गिरने नहीं लग जाती, जब तक ये वाइब्रेट होता ही रहता है, ठीक है। नाउ दिस वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम इनिशिएट द स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट। इसके अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, ठीक है, मिडिल ईयर के अंदर, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ठीक है। ये जो 3 टाइनी बोन्स होती है सबसे पहले किसके पास आएगा, हैमर के पास आएगी आवाज़, ठीक है। These vibration are passed from the hammer to third bone stirrup via the second bone anvil। यहाँ से anvil के पास जाएगी, यहाँ से stirrup के पास जाएगी। The stirrup strikes the membrane of oval window to pass its vibration to cochlea। यहाँ से आवाज़ क्या है फिर वाइब्रेट होते होते कॉचलिया तक जाएगी, कोचैलिया भी बोल सकते हैं इसको, कॉकलिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट तक जाएगी। The liquid in the cochlea produce electrical impulse in the nerve cells। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है, ठीक है, नर्व सेल्स के अंदर। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और ब्रेन साउंड को इंटरप्रेट करते हैं, इसकी वजह से हमें पूरी आवाज़ सुनती है, ठीक है। ये पूरा ईयर का वर्क था जो हमने इस वीडियो में पढ़ा। यहाँ पे इस चैप्टर के पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।